morning, everyone. Good morning, sir. Today we will be starting our lecture series, and this one is the first one under this particular series, 360-degree student development. Sir, And, excuse me. Can you start the recording, please? I've started it as on cloud, I suppose. Okay, sir. Thank you. Go ahead. So, I hope all the students have joined in, and we can start our lecture series. Mr. Prabhat Kumar, you can just mute down your. I would request all the students and faculty members to just mute themselves so that I would be able to continue with my lecture. Today we are going to discuss why we need finance and why we need to understand the terminologies, the theories related to finance. Look, the basis of this particular lecture is whether any person is from engineering or is from any field. Finance is a thing which is of major requirement. Everyone who works, who does business is mainly concerned with the management of finance, because that is the only and most important resource which elevates a person and elevates the company. If we in finance, we call money as the lifeblood of any organization, and it is very true when we consider it as an individual. If we have money and that particular money is being managed properly, automatically the returns from that particular money will come down. नॉर्मली व्हाट वी सी, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग के पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं एज अ स्टूडेंट या एज एन इंडिविजुअल, हम लोग के पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं, तो वो वी स्टार्ट स्पेंडिंग दैट पर्टिकुलर मनी विदाउट थिंकिंग कि उससे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है या उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस पैसे को खर्च करने से। एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये हो जाती है कि अगर हमारे पास पैसे कम है तो we are in all type of problems. हमको समझ नहीं आता कि हम इस पैसे का कहाँ से अरेंज करें। So there should be a balance between these two situations. और इस सिचुएशन के बैलेंस को बनाने के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बेसिक जो फाइनेंस की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो टेक्निक्स हैं, उसको हमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। वेदर वी आर फ्रॉम एनी फील्ड, चाहे वो हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को तो खैर फाइनेंस इट इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ इन देयर करिकुलम, लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, हम ह्यूमैनिटीज की बात करें, हम और किसी फील्ड की बात करें, तो फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें हर किसी को सक्षम होने की आवश्यकता है। तो आज का जो सेशन हमने प्लान किया है, और आप लोगों के लिए मैं थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की है कि आपको इन फाइनेंस की जो जार्गन्स हैं और जो उनकी जो टेक्निक्स हैं, उनको थोड़ा बहुत आपको मैं समझाऊं, जिससे कि आगे चल करके आप इन चीजों को ले करके आप अपने फाइनेंसेस का मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सके। और चूंकि आप फाइनेंसेस का मैनेजमेंट अच्छे से कर सकेंगे, इस वजह से आपके फाइनेंसेस प्रॉपर होंगे और फाइनेंस एक प्रॉब्लम नहीं होगी आपके करियर अपलिफ्टमेंट में, क्योंकि यू आर इन अ सिचुएशन और इन अ पोजीशन जहां पर अब आप मेरे ख्याल में अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक आपको पॉकेट मनी मिल रहा था, उस पॉकेट मनी का मेरे हिसाब से आप अपने पूरे मनोभाव से और पूरे
तल्लीनता के साथ आप उस पैसे का उपयोग कर रहे होंगे। इसमें मैं उन फैकल्टीज को भी इंक्लूड कर लूंगा जिन्होंने अपना करियर अभी स्टार्ट किया है। तो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम एक स्टेज को क्रॉस करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो दे स्टार्ट अर्निंग। अब जब वो अर्निंग को स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली जो उनका पॉकेट मनी है और जो उनको सैलरी मिल रही है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। अब होता क्या है नॉर्मली कि जब ये डिफरेंस जब आ जाता है तो इसमें क्या है, आपकी आपकी जो रेवेन्यूज हैं, आपकी जो आय है वो एकदम से बढ़ जाती है और आपकी जरूरतें उतनी ही है जितनी एक एज अ स्टूडेंट की होनी चाहिए थी जब हम नया करियर की स्टार्ट कर रहे हैं। सिंस देयर इज अ गैप, तो हम लोग क्या करते हैं, हम वी गेट अ टेंडेंसी टू ऑफ ओवर स्पेंडिंग। जहां पे जरूरत नहीं है, जहां से हमको जहां हमें पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, वहां हम पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। और उससे होता क्या है कि देयर इज अ मिसमैनेजमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, और जिसकी वजह से हम उसी लूप में, उसी काल चक्र में फंस के रह जाते हैं कि हमारे पास हमेशा पैसे की कमी रहती है। जैसा एज अ स्टूडेंट आज हमारे पास पैसे की कमी है। तो ये सिचुएशन ना आए, इसके लिए वी नीड टू लर्न कि हमें क्या करना चाहिए। तो करने से पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि हाँ भाई, ये फाइनेंस है क्या, ये समझना जरूरी है। कितने क्या किस तरह के फाइनेंसेस होते हैं, उनको किस तरह मैनेज किया जाता है, उनको प्रॉपर तरीके से किस तरह हम इन्वेस्ट करें जिससे कि हमको रिटर्न्स मिले। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जब हम बैंक जाते हैं या हम अगर हम टीवी पे हैं या मोबाइल पे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एप्स इस समय हैं जिनको हम लोग फिनटेक कहते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं। उसमें आपको स्टॉक मार्केट का दिखाते हैं कि हमने इतना कम रिटर्न, इतने कम इन्वेस्टमेंट पे इतने ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर लिए। एंड दे आर वेरी अल्योरिंग, कि बहुत अल्योर करते हैं कि क्यों ना हम भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि किसी भी चीज में अगर हम वेंचर आउट करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये फंक्शन कैसे करती है। अगर हम बैंक भी जाते हैं तो हमको आज की डेट में, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि आप में से कितने लोग हैं जिनको ये मालूम है कि हम लोग कितने तरह के अकाउंट खोल सकते हैं बैंक में। या अगर हमें किसी को पेमेंट करना है, चेक, हम सब जानते हैं कि चेक इज अ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन पे। लेकिन चेक कितने तरह से हम उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, शायद हमें ये नहीं मालूम। तो बैंक्स में ही बहुत सारी टर्मिनोलॉजी फाइनेंस से रिलेटेड जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है। उसके बाद दूसरा पार्ट आ जाता है कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। बैंक में अपना पैसा रखें कि हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, या हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, या हम और कहीं इन्वेस्ट करें। तो अगर मेरे पास पैसा है तो अगर ये सिचुएशन है तो कहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो सेशन हमने रखा है इसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है। पहले पार्ट में तो हम आपको बेसिक्स बताएंगे कि एक्चुअली फाइनेंस होता क्या है और कितने तरह के फाइनेंस होते हैं, कितनी तरह के सिस्टम्स हैं फाइनेंस के, इन सब के ऊपर डिस्कशन हम लोगों का होगा। और दूसरे जो पार्ट है जो हम लोग कल इसका डिस्कशन करेंगे कि अगर हमारे पास पैसा है तो हाउ एंड वेयर एंड व्हेन वी शुड इन्वेस्ट, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं इन्वेस्टमेंट की, उनके ऊपर हम लोग का डिस्कशन है। So this is a small, what I have said is a small thing which I want everyone to understand. क्योंकि देखिए, अगर जरूरत के हिसाब से अगर हम लोग ये पर्टिकुलर सेशन कर रहे हैं और वो जरूरत हमारी पूरी हो रही है इस सेशन से, तो हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा और शायद हम इस दोनों सेशन से कुछ सीख करके जाएंगे और शायद आगे जा करके हम उसका उपयोग कर पाएंगे।
तो सबसे बड़ी जरूरत है, और शायद यही एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग ध्यान में रख करके हम लोगों ने ये 360 डिग्री स्टूडेंट डेवलपमेंट के सेशंस रखे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे शुड बी complete in every sense. They should have knowledge of their subject, of their area, and they should also have knowledge of surrounding things like finance, marketing. इन सब के बारे में भी थोड़ी उनको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि after all we all are products. अगर आप as a student बाहर मार्केट में जाते हैं, you are a product. You are a product of this particular college. When we say you are a product of this particular college, so you have to market yourself, right? When you have to market yourself, you have to have all the techniques which you should know for which marketing is needed. उसके बाद finance की अगर बात आती है, तो you should know how you have to manage finance. So apart from your subject, you should be conversant with all these things also. Then I hope you will have a 360 degree development. So let's start with our session. These are small questions which we need to understand why this particular session is important for us. अगर ये हमारी जरूरतें हैं तो शायद ये सेशन हमारे लिए उपयोगी होगा. सबसे पहली चीज जो हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताई थी कि मैनेजिंग योर इनकम. सिचुएशन प्रॉब्लम तभी आती है जब हम लोगों के पास इनकम और इनकम जो है वो ज्यादा होती है हमारे एक्सपेंसेस से. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम अपनी इनकम I humbly request all the faculties and students, please mute their speakers. Madam Pooja Gupta. So अपनी आवाज बंद करता. चलो आवाज. So when we talk of savings are generated from deducting your expenses from your income, and these savings are to be handled in a way that they generate extra income. How we are going to do that, we are going to discuss here today. Next is the budget. हम लोग कोई भी काम करने से पहले या कोई भी एक्टिविटी करने से पहले जहाँ पे फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑलमोस्ट सारी जगह फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे हम लोग अपने कोई एक छोटा सा इवेंट कर रहे हो कॉलेज में या अपने घर का कोई एक छोटा सा इवेंट हो. फाइनेंस इज अ थिंग विच इज इन्वॉल्व्ड एवरीवेयर. जैसा मैंने पहले भी कहा था, इट इज अ लाइफ ब्लड. फाइनेंस इज और मनी इज प्रेजेंट एवरीवेयर. तो जब हमारा फाइनेंस सब जगह मौजूद है और अगर हमें उसको अच्छे से मैनेज करना है, तो वी नीड टू हैव अ बजट. बजट इज नथिंग बट इट इज द फाइनेंशियल प्लान कि कैसे हम पैसे को खर्च करें. तो इस बजट को कैसे बनाया जाता है, कैसे इस बजट के ऊपर हम लोग काम करते हैं कि बजट हमको हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. उसके बाद एक्सपेंसेस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि इफ यू हैव टू गो समवेयर एंड you can go by different means, so obviously you will choose a means which costs less. अब जब cost less की बात आती है तो उसके साथ जुड़ा होता है comfort. So how much comfort you need and how less you can pay, that is the basic essence of controlling the expenses.
Next, the most important thing is ensuring financial security. फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है, आज का जो पीरियड है, वो बहुत वोलेटाइल है. यू नेवर नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. और सबसे ज्यादा जो हम लोग को पिंच करता है, दैट इज द फाइनेंस. अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो समस्याएं को इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, समस्याएं अपने आप चली आती हैं. और वहीं अगर हम फाइनेंशियली सिक्योर हैं, हमारे पास इतना फाइनेंस है, इतना पैसा है, इतना मनी है कि हम समस्याओं के साथ लड़ सकते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो उस प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान रहेगा हमारा. तो इसलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज ऑफ utmost importance. Obviously, everyone wishes to increase the assets. When we talk of assets, तो यहाँ पे assets, आप लोग कई बार इस शब्द को सुना होगा. assets वो चीजें होती हैं, वो आपके वो आइटम्स होते हैं जिनको आप ओन करते हैं, जिनके ऊपर आपका एकाधिकार होता है. तो अगर मेरे पास पैसे हैं, हम फाइनेंशियली सिक्योर हैं, तो हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम इस पैसे को, इस मनी को ऐसी चीजों में कन्वर्ट कर सके जिनको आप मनी के टर्म्स में आप उनको रख सकते हैं. एग्जाम्पल के रूप में हम वी कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, हम लोग मकान खरीद सकते हैं. वी कैन invest in stocks, we can invest in different type of financial instruments, जिससे हमको आगे चल करके हमको रिटर्न्स मिलेगी, and that will ensure financial security. और लास्ट में जो चीज है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ऑब्वियसली आपने देखा होगा, जिसके पास पैसे होते हैं, जो फाइनेंशियली सिक्योर होता है, उसका रहन सहन ही बदल जाता है. इस चीज को हम लोगों ने एज अ टीचर हम लोगों ने तो बहुत महसूस किया है कि जब स्टूडेंट्स हमारे पास जब पढ़ रहे होते हैं, जब वो आते हैं हमारे पास, या तो उनका जो रहन सहन है वो बिल्कुल भिन्न हो जाता है जब वो नौकरी करने लग जाते हैं. उनकी ड्रेसिंग सेंस बदल जाता है, उनका चाल, उनके बात करने का तरीका बदल जाता है. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी से. तो ये टोटल जो सेशन है वो इन्हीं चीजों के ऊपर इर्द गिर्द घूमेगा, जब हम इंश्योर करना चाहेंगे कि वी आर फाइनेंशियली सिक्योर. और ये तभी पॉसिबल है जब वी नो व्हाट इज फाइनेंस. तो बेसिकली डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं फाइनेंस की क्या है. फाइनेंस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है. इट इज रिलेटेड टू कैश, फंड्स, कैपिटल एक्सेट्रा. फाइनेंस इज नथिंग बट इट इज मनी. और फाइनेंस जो है वो मनी है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एसेट्स में, और जिनके द्वारा आप अपनी लायबिलिटीज को मीट आउट कर सकते हैं. अब यहाँ एक नया शब्द आ गया है, लायबिलिटीज. आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे आती जाएगी हम उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी देते रहेंगे, जिससे कि एक आइडिया आपको लग जाए कि एक्चुअली इनका मतलब क्या होता है. क्योंकि ये शब्द हम लोग यूज करते हैं अपने हम बोलचाल में भी. तो लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज का सिंपल अर्थ है ऑल द थिंग्स विच यू आर लायबल टू पे बैक. लायबल टू पे बैक का मतलब होता है जिनको आपको वापस करना है. जैसे आपने एक लोन ले लिया, तो लोन से जो पैसा आया, मनी आया, कैश आया, that is an asset for you, but over the time that loan is to be repaid. उस लोन को आपको रीपे करना है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है. अब आपको भी पता होगा कि जब हम लोन लेते हैं तो उसको हमें वापस भी करना है, लेकिन वापस कैसे हम लोग करते हैं? वी पे इन इंस्टॉलमेंट्स. हम लोग उसको छोटे छोटे हिस्सों में पे करते हैं. तो दैट वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट लोन विच इज टू बी पेड बैक बिकम्स द लायबिलिटी, राइट? सो अब यहाँ पे एक नया टर्म है कैपिटल.
नॉर्मली कैपिटल जो है हम लोग बिजनेस टर्म्स में यूज करते हैं. कैपिटल इज दैट मनी which is invested by the promoter of the company. जो प्रमोटर है वो कंपनी को दे रहा है as that particular money which is to be used, जो वो particular company use करेगी in order to generate the returns. So capital is basically, it is that amount which is paid by the promoter to start the company. I request to please mute. We were discussing the definition of finance, and next is what is the objective of finance? The objective of finance is very simple कि अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जिसको रिसोर्स यहाँ पे हमारा अर्थ है मनी से, मनी को हम इस तरह से लोकेट करें कि उससे मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट हों. फाइनेंस का ये एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि हम पैसे को वहां खर्च करें जहां से ज्यादा हमारा रिटर्न जनरेट हो सके. और जब ये रिटर्न जनरेट होगा तो ऑब्वियसली जब रिटर्न की बात आती है तो वहां पर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है. तो फाइनेंस का एक ऑब्जेक्टिव और भी है कि हम इस रिस्क से या इन अनसर्टेनिटीज से कैसे अपने आप को अलग कर सकते हैं, कैसे अपने आप को कवर अप कर सकते हैं. क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उसमें ऑब्वियसली रिस्क इन्वॉल्व होता है. हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो देयर इज अ रिस्क ऑफ getting less number. I will not use the word fail. हाँ, नंबर कम आने का रिस्क रहता है. दूसरा, तो जब हम बात करते हैं रिस्क की, तो वैसे ही फाइनेंस में भी ये एक ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंस की टेक्निक्स के द्वारा हम कोशिश ये करते हैं कि उन रिस्क को और उन अनसर्टेनिटीज को मिनिमाइज करें. अब ये मिनिमाइज करने की जहां तक बात आती है तो मिनिमाइज कैसे हो सकता है, उसका एक बहुत सिंपल तरीका है. वो ये है कि अगर उस रिस्क के बारे में अगर हमें थोड़ी सी जानकारी होगी तो ऑब्वियसली हम उस रिस्क को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. तो फाइनेंस gives you an idea what kind of risks are involved, what kind of uncertainties are involved when we are using finance. फाइनेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं. एक होता है पर्सनल फाइनेंस, सेकेंड इज कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड थर्ड इज पब्लिक फाइनेंस. तो अगर हम पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो पर्सनल फाइनेंस इज नथिंग बट फाइनेंस विच इज रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल. जब हम किसी एक व्यक्ति विशेष के फंड्स के बारे में या उसके पैसे के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो है वो एक पर्सनल फाइनेंस का पार्ट है. और इसमें हम 2 चीजों को हम लोग देखते हैं कि उसकी सेविंग्स क्या है और उन सेविंग्स से उसने किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं. इन चीजों के ऊपर हम लोग का डिस्कशन कल एट लेंथ होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के पर्सपेक्टिव से कि हम अपने पर्सनल फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करते हैं जिससे कि हमारी सेविंग्स जनरेट मैक्सिमम रिटर्न्स. हम लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, हम लोग ऐसी जगह पैसा लगाएं जहां से हमको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकें. राइट. अच्छा, दूसरी ये भी चीज हम थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे कि हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, हम लोग सेविंग्स को इन्वेस्ट क्यों करते हैं, ये भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे.
दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग के अपने फाइनेंशियल गोल्स होते हैं. एवरी पर्सन हैज अ फाइनेंशियल गोल. दैट गोल्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड हाउ that particular goal is to be met is discussed in this particular area, that is what is personal finance. और लास्ट में हम लोग जो एक्सपेंस हमारा मैनेजमेंट है, किस तरह से हम अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जब तक एक्सपेंसेस को हम अपने मैनेज नहीं करेंगे, क्योंकि अवर इनकम और अवर रेवेन्यूज आर फिक्स्ड, हमारी रेवेन्यूज जो है वो फिक्स्ड है, हम उनमें ज्यादा चेंज नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, रेवेन्यूज में से अगर हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लें तो ऑटोमेटिकली वी विल इंक्रीज अवर सेविंग्स, एंड दोस पर्टिकुलर सेविंग्स कैन बी यूटिलाइज्ड, दैट पर्टिकुलर सेविंग्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द revenues. So there becomes a cycle. You have a revenue, you have a income, you are, with the passage of time, you are managing your expenses, you are minimizing your expenses, thereby you are increasing your savings, and those savings, they are being invested, and those investments are generating again revenues. So automatically there becomes a cycle, and this cycle, how fast it moves, वो कितनी तेज move करता है ये cycle, that is covered under personal finance. वो personal finance में हम लोग उन सारी चीजों को cover करते हैं. वो personal finance. Then we have corporate finance. हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट का सिंपल अर्थ हो जाता है बिजनेस. मिस्टर रमन उत्तम, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? Corporate finance is related to basically companies. अब कंपनी क्या होती है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ. कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो बिजनेस का फर्स्ट फॉर्म जो है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये हुआ कि द प्रोप्राइटर इज सोल वन, राइट. उसके बाद एज द बिजनेस ग्रोज, क्योंकि हम सबको पता है कि बिजनेस जब ग्रो करता है, जब सेल होनी शुरू होती है तो इट हैज नो लिमिटेशंस. सिंस इट हैज नो लिमिटेशंस, इट ग्रोज. लेकिन लिमिटेशन कहाँ पर है? लिमिटेशन है पैसा लगाने में. हर व्यक्ति के पास एक लिमिट है. अगर मैं वॉरेन बफेट की भी बात करूं, या मैं बिल गेट्स की बात करूं, या लक्ष्मी मित्तल की बात करूं, या मुकेश अंबानी की बात करूं, मैं जितने भी ये नाम ले रहा हूं, सबकी अपनी एक पैसा लगाने की लिमिट है. लेकिन किस चीज की लिमिट नहीं है? लिमिट कंपनी की सेल की नहीं है, कंपनी की ग्रोथ की लिमिट नहीं है. इट कैन गो टू एवरी लीप एंड बाउंड. वो उसको आप रोक ही नहीं सकते हैं. अगर बढ़ रही है तो आपको उसमें पैसा लगाना ही पड़ेगा. तो जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप से मान लीजिए बिजनेस शुरू करते हैं, तो अब हमारी भी लिमिट है. एक सोल प्रोप्राइटर यानी एक व्यक्ति जिसने बिजनेस को शुरू किया है, उसकी एक लिमिट है. वो एक लिमिट में लोन ले सकता है, वो एक लिमिट में अपने पास से पैसा लगा सकता है. लेकिन अनलिमिटेड क्या है? अनलिमिटेड है उसकी सेल. अब वो क्या करेगा? सेकेंड स्टेज आ जाती है कि वो अपने दोस्तों को पार्टनर बना देगा. यानी जब जैसे ही वो पार्टनर बन गया तो यहाँ पे बिजनेस का फॉर्म चेंज हो गया. अब वो सोल प्रोप्राइटरशिप से वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस एंटिटी जो है वो पार्टनरशिप फर्म बन गई, क्योंकि उसमें पार्टनर्स आ गए. अब इन पार्टनर्स की अपनी लिमिट है. अब ये अपने हिसाब से लोन ले सकते हैं, अपना पैसा लेके आ सकते हैं उस कंपनी में लगाने के लिए. तो एज पर द रूल ऑफ लॉ, यहाँ पर जो हम लोग की कंपनी अफेयर्स है, जो हम लोग का यहाँ पे लॉ है, उसके हिसाब से हम लोग तकरीबन 200 पार्टनर्स हम लोग
रख सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। पहले 50 था, अब उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 200 कर दिया। खैर दैट इज अ सेपरेट थिंग, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि बिजनेस एंटिटी अब चेंज हो गई। बिजनेस एंटिटी सोल प्रोप्राइटरशिप से यानी सिंगल मालिक से बदल करके अब कई मालिकों में आ गई। अब सबकी अपनी लिमिट है, वो फिर भी कंपनी की सेल बढ़ती जा रही है, कंपनी एक्सपैंड करती जा रही है और पैसे की जरूरत है। तो पार्टनर्स क्या डिसाइड करेंगे? पार्टनर्स कहेंगे कि भाई इसका फॉर्म चेंज कर दो और लोगों को लेकर आओ। लेकिन जैसे और लोग आएंगे तो कंपनी फॉर्म चेंज करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उस पर्टिकुलर कंपनी के जो शेयर जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं उसमें, उनमें कंपनी की जो कैपिटल है वो बट जाएगी। जब बट जाने की हम बात करते हैं तो कंपनी का शेयर जो है यहाँ फॉर्म हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट। कंपनी की कैपिटल का एक पार्ट शेयर। अब वो शेयर की प्राइस कौन डिसाइड करेगा कि हाँ भाई कंपनी का शेयर 1 रुपए का होगा या 10 रुपए का होगा या 100 रुपए का होगा? ये कंपनी के जितने भी लोग हैं जो कंपनी के में अपना पैसा लगा रहे हैं वो डिसाइड करेंगे मिल बांट करके कि हम कंपनी का शेयर कितने रुपए का रखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मली फाइनेंस की भाषा में फेस वैल्यू। उसकी फेस वैल्यू क्या है, उसकी चेहरे की कीमत क्या है? तो एक शेयर की कीमत क्या है, कंपनी के लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ एक रुपए है या 10 रुपए है। ठीक, अब कंपनी की सेल फिर बढ़ रही है। मैं इसमें बहुत अभी लास्ट में आपको एग्जांपल दूंगा, एक लाइव एग्जांपल है। तो ये जो कंपनी है, अब लिमिट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स की। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो अब सबकी लिमिट है, सबकी लिमिट पूरी हो गई। अब क्या करें? दैट कंपनी नाउ कन्वर्ट्स इटसेल्फ टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी वो कंपनी जो है वो अब पब्लिक के पास जा सकती है पैसे के लिए, कि वो पब्लिक से कह सकती है आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए। नाउ द फॉर्म हैज चेंज्ड टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इस तरह से बिजनेस अपने फॉर्म को चेंज करता है। और इसका जो मैंने ये चीज अभी आपको बताई है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने बीकानेर भुजिया के नाम से बीकानेर वाला सुना होगा, दैट इज वेरी फेमस। और वो पहले हलवाई हुआ करते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप थी। आज दैट इज अ बिग कंपनी which is dealing in all type of edibles. तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोग अपनी जो बिजनेस का फॉर्म है वो इस तरह से चेंज होता है। अब हम जब बात करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में जैसा अभी हमने कहा कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं फाइनेंस की, कि फाइनेंस को लाया कहाँ से जाए। तो बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद all the avenues through which finance is brought into the company and how that particular finance is being managed in the company so that the business works efficiently and generates returns for its shareholders, for its promoters. तो कॉर्पोरेट फाइनेंस उसके ऊपर लास्ट में आता है हमारा पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं, तो पब्लिक फाइनेंस जैसा आप देख रहे होंगे, पब्लिक फाइनेंस इज मोर और लेस रिलेटेड टू पब्लिक एंटिटीज में गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है वो अंडर पब्लिक फाइनेंस। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी उसके जो भी उसकी एक्टिविटीज है फॉर पब्लिक बेनिफिट, दोस ऑल द एक्टिविटीज कम अंडर पब्लिक फाइनेंस। इसमें हमारी म्यूनिसिपैलिटीज भी हैं, इसमें हमारे लोकल बॉडीज भी हैं, वो सारी चीजें फाइनेंस में आती हैं। तो
अब ये गवर्नमेंट किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले, किस तरह वो ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस ले जिससे लोगों का भला हो, लोगों को बेनिफिट मिले, पब्लिक एट लार्ज। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं पब्लिक फाइनेंस में। तो 3 तरह के फाइनेंस होते हैं। पहला है पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टू इंडिविजुअल, सेकंड इज कॉर्पोरेट फाइनेंस व्हिच इज रिलेटेड टू बिजनेस एंटिटीज, it can be sole proprietorship, partnership, public limited company or private limited company. And last one is the public finance, which is more or less related to government sector. बात करेंगे कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये कौन लोग यूज करते हैं और उनके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जानना क्यों जरूरी होता है। ये चीज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम ये समझें कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस तरह से लोगों को इम्पैक्ट करती है। इसलिए हमें जानना जरूरी होगा कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हम लोग, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हम इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज कैसे कर सकते हैं तो शायद हम उस इंफॉर्मेशन को अच्छे तरह से यूज कर पाएंगे। तो पहला जो किसी भी बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ऑब्वियस सी बात है ओनर को मालूम होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, और उसका पैसा लगा हुआ है इस वजह से वो ये जानना चाहेगा कि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, whether the business is earning profit or not, कितना प्रॉफिट उसको अर्न करना चाहिए, कितना प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए था और उसको नहीं मिला या मिला। ये जो चीजें हैं these are discussed, these are of prime importance for the owners of the business. Then we have the management. अब यहाँ मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट में it includes all those people who are sitting at the top of a business organization, like the presidents, vice president, CEOs. These all people, because these are the person who frame the policies for the business enterprise. यही वो लोग हैं जो बिजनेस एंटरप्राइज की फंक्शनिंग के लिए पॉलिसीज को बनाते हैं। तो अगर इनके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, then only they can frame policies for any sector, whether it is related to marketing, whether it is related to research and development, whether it is related to production, human resource, any part of business entity. तो मैनेजमेंट के पास वो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी की होनी जरूरी है। Third is the creditors. Creditors are those people who have given credit to the company. कंपनी को जिन लोगों ने क्रेडिट दे रखा। अब जैसे आपके दोस्त जो हैं, मान लीजिए अगर हम इंडिविजुअल बात करें, आपके दोस्त जिन्होंने आपको उधार दे रखा है वो हमेशा आप पे नजर रखते हैं कि आपके पास कितना पैसा है। वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अच्छा भैया तुमने मुझसे पैसे लिए हुए थे और यहाँ तो तुम बहुत खर्चे कर रहे हो, ये पैसे आ कहाँ से रहे, तुम मेरा पैसा लौटा क्यों नहीं। तो दिस इज हाउ in companies also creditors keep the information or financial information of that particular company जिनको उन्होंने उधार दे रखा है। एक तो ये है कि सही टाइम पे वो उधार वापस करे, क्रेडिट जो उसने ले रखा है कंपनी ने वापस करे, इसलिए वो इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स के पास होनी जरूरी है। दूसरा कि आने वाले समय में क्या ये कंपनी या ये पर्सन हमारा पैसा वापस करने की स्थिति में होगा कि नहीं होगा। भैया आज तो हमने उधार दे दिया और आगे भी शायद मैं उधार दे दूं उसको, लेकिन उधार देने से पहले या उधार जो दे रखा है वो उसकी वापसी होगी कि नहीं होगी आने वाले समय में। तो ये जानकारी उसको कहीं और से नहीं मिलेगी, उसको सिर्फ एक ही जगह से मिलेगी, कंपनी की या इंडिविजुअल की फाइनेंस की पोजीशन से। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उससे ही उसको वो जानकारी मिल सकती है। उसके बाद आते हैं हमारे एम्प्लॉइज। यहाँ पर क्रेडिटर्स की हम बात करें तो एक और तरह का व्यक्ति होता है जिसको हम लोग जानकारी देते हैं। आई होप आई शायद स्किप्ड आउट।
दैट आर डेब्टर्स, जिनको हमने उधार दे रखा। एक होते हैं क्रेडिटर्स जिनसे हमने ले रखा है पैसा, और दूसरे होते हैं डेटर्स जिनको हमने उधार दे रखा है। तो डेटर्स को भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। अब उसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। लेट अस मूव फॉरवर्ड। एम्प्लॉइज जो लोग वहां काम कर रहे हैं, उस कंपनी में काम कर रहे हैं, अब उनको भी अपनी सिक्योरिटी की चिंता होती है। अब जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं, हाउ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज वर्किंग, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ऐसा तो नहीं है 6 महीने बाद, साल भर बाद या 2 साल बाद वो कंपनी बंद हो जाए। तो ये हमको कैसे पता लगेगा? ये हमको सिर्फ एक ही तरह से पता लग सकता है, वो है फाइनेंशियल, उस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जब हम समझेंगे। एज एन एम्प्लॉई जब हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो ये सोच के वर्क करते हैं कि फोर्सिएबल फ्यूचर तक हम यहाँ काम करेंगे, यानी उस फ्यूचर तक हम यहाँ काम करेंगे जिसको हम फोर्सी कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं कि हाँ ये कंपनी उतने समय तक चलेगी। अब ये इंफॉर्मेशन केवल हमें, जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे, तभी हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ ये कंपनी कितने दिन चलेगी। एक और तरीका होता है जिससे एम्प्लॉइज को ये पता लगता है, वो होता है गॉसिपिंग। गॉसिपिंग मतलब कि हम लोग एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कह रहा है, अरे सुनो वो कंपनी इस समय ठीक नहीं चल रही है, सेल्स बहुत डाउन हो रही है, बंद हो जाएगी। तो क्या हमें इन गॉसिप्स को सुन करके क्या हमें अपना एम्प्लॉयमेंट वहां करना चाहिए, एम्प्लॉय हमें रहना चाहिए, या वी शुड लीव दैट पर्टिकुलर कंपनी? 30 से 40% लोग इसलिए नौकरी छोड़ देते हैं कि दे हैव नॉट एनालाइज्ड द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, और वो इन गॉसिप्स पे आकर के एक विशेष साइकिल में फंस जाते हैं, और वो ये सोच के नौकरी छोड़ देते हैं कि भाई ज्यादातर लोग ये बात कर रहे हैं कंपनी शायद बंद हो जाए। लेकिन वो कभी ये ध्यान नहीं रखते कि ऑब्वियसली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इसलिए एज एन एम्प्लॉई we should have knowledge of the financial information of the company in which we are working. And second, what is the future financially of that particular company in time to come? ये बहुत जरूरी है और ये हमें जानना भी बहुत आवश्यक है, और शायद इसीलिए हम लोग शायद यहाँ पे आज एकत्रित भी हुए। नेक्स्ट हमारे हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स आर दोज पीपल हु हैव इन्वेस्टेड मनी। ऑब्वियसली उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, क्योंकि उनको ये चिंता है कि मेरा पैसा कैसा काम कर रहा है, क्या मेरा पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसमें अप्रिसिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये इन्वेस्टर हमेशा जानना चाहेगा। और वो इन्वेस्टर जो है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो वो शेयर होल्डर हो सकता है, यानी उसने उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा हुआ है, या उसने लोन दे रखा है। ही इज ऑल्सो एन इन्वेस्टर। The person who has given loan, he has also invested money. So he is very much involved in the financial information. उसके बाद हमारे आते हैं गवर्नमेंट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्यों जरूरत होती है? ऑब्वियसली चाहे वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, अगर वो रजिस्टर्ड है तब भी, और वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, एक बिग बिजनेस हाउस हो, तब भी गवर्नमेंट नीड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पसेस। गवर्नमेंट तब तक, आप गवर्नमेंट के रेवेन्यूज कहाँ से आते हैं? बेसिकली दे कम फ्रॉम टैक्सेस। तो गवर्नमेंट कैसे चार्ज करेगी जब तक गवर्नमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि आपने कितनी सेल की, कितने आपकी रेवेन्यूज हुई, कितना प्रॉफिट आपका हुआ। उस बेसिस पे गवर्नमेंट चार्जेस द टैक्सेस। उसके बाद हमारे आते हैं कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स को किस तरह, अब हम अगर मान लीजिए हम कोलगेट का टूथपेस्ट कर रहे हैं, हम
इसका लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो किसी कंपनी का, तो आई एम अ कंज्यूमर, so why should I need financial information of that particular company? Anyone has any idea? No. Consumers, यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की, who use the products of the company in small amount, right? और ऐसे भी कंज्यूमर्स हैं जो बड़े अमाउंट, जैसे अब एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें तो मारुति सुजुकी इज अ कंपनी एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ कंपनी। दो ये अलग अलग बिजनेस एंटिटीज हैं और दोनों दे आर बिग एंटिटीज। मारुति सुजुकी इज अ कंज्यूमर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां से वो स्टील लेता है, तभी उसकी गाड़ियों की बॉडी बनती है और गाड़ियों की जब बॉडी बनेगी तभी वो मार्केट में गाड़ी बिकेगी। अब मारुति सुजुकी इज अ कंज्यूमर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ये जानना मारुति के लिए इसलिए आवश्यक कि कल को अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में प्रॉब्लम आती है, आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कह लीजिए या टाटा टेल्को कह लीजिए, वन एट द सेम थिंग, अगर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो आने वाले समय में उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है मारुति सुजुकी को, वो बंद हो सकता है, जिससे उनकी सेल्स इफेक्ट कर जाएंगी। जब उनकी सेल्स इफेक्ट कर जाएंगी तो कोई भी कंपनी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम की वजह से उसकी सेल इफेक्ट हो। तो अगर वो कंटिन्यूअसली अपने सर्विस प्रोवाइडर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टडी करते रहते हैं तो उनको ये बिल्कुल आइडिया लगता रहेगा कि कैसी उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है, आने वाले समय में क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी, वो अपने यहाँ का प्रोडक्शन सुचारू रूप से चालू रखते हैं। जैसे ही उनको, क्योंकि केवल एक ही माध्यम है किसी भी कंपनी की इंटरनल पोजीशन को जानने के लिए, वो है फाइनेंस। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके फाइनेंशियल्स को स्टडी करके ही हम ये बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी आगे चलेगी, ये पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी आगे चलेगी या नहीं चलेगी, क्या होगा, केवल हम जानकारी फाइनेंस के द्वारा ही ले सकते हैं। इसके बाद मेरे ख्याल में आई होप आई एम क्लियर ऑन हाउ users use financial information, whether they are creditors, employees, investors. We should move forward. फाइनेंस के ये तीन मुख्य एरियाज हैं जिनके ऊपर फाइनेंस के में हम लोग काम करते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और लास्ट वन और थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तीनों एरियाज जो हैं तीन डिफरेंट चीजों को कैटर करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अपना एरिया है, वो अपना काम करती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने अलग एरिया उसका है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अपना एरिया है। ये तीनों के अपने अपने एरियाज हैं जिनके ऊपर टोटल फाइनेंस डील करता है। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज सिंपली जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको समराइज करना, उनको एनालाइज करना और बिजनेस स्टेक होल्डर को, प्रमोटर को ये बता देना कि आपको कितना, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना आपको लॉस हुआ है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत ही स्पेसिफिक काम है वो बिजनेस एंटिटीज को ये बताना कि आपने पूरे साल जो भी काम किया, जो भी आपने खर्चे किए, जो भी आपको रेवेन्यूज आई, उन सब को करने के उपरांत आपको कितना
नफा हुआ या कितना आपको नुकसान हुआ। ये काम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करती है। इसके विषय में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड पार्ट मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने अपना काम कर दिया। उसने जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे, उनको रिकॉर्ड करके आपको ये बता दिया कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। लेकिन अब सेकंड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि क्या इतना प्रॉफिट होना चाहिए था, क्या इतना प्रॉफिट ही होना चाहिए था, या जो हमको प्रॉफिट हुआ है इससे ज्यादा भी हो सकता था। अब यहाँ पर रोल आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली काम ये है कि जो भी फाइनेंसेस आए हैं बिजनेस इंटरप्राइज के अंदर, उनको किस तरह से यूज किया गया है, उनकी क्या प्लानिंग थी, उनको किस तरह हमने प्लान किया, उस पैसे को कैसे हमें आगे यूज करना है, इसकी क्या प्लानिंग थी, उनको सही तरह से हमने सही जगह पे पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। कहते हैं कि अगर पैसा सही समय पे सही जगह पहुंच जाता है तभी उसका फायदा है, अन्यथा वो पैसा बेकार हो जाता है। आज हमें पैसे की जरूरत है, अगर पैसा मुझे 4 दिन बाद मिलेगा तो इट इज यूजलेस। और अगर जरूरत आज है और हम पैसा लिए बैठे हैं 10 दिन पहले से, तो 10 दिन का जो अंतराल है उसमें भी हमने पैसे को यूज नहीं किया, तो वो भी एक नुकसान है। अगर पैसा हमने उठा करके रखा हुआ है, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तब भी वो नुकसान। दिस इज ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की कीमत कम हो जाती है। तो इसलिए सही टाइम पे सही पैसे को यूज करना, कैसे यूज करना है, उसका प्रोक्योरमेंट कैसे करना है, उसका किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये सारी चीजें हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं। लास्ट जो हमारा एरिया है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जहां पर हम ये देखते हैं कि खर्चों को या एक्सपेंसेस को किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हैं कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसकी कॉस्टिंग कम हो जाए, उसकी कॉस्ट कम हो जाए। कॉस्ट यानी एक्सपेंस, उसका खर्चा जो लगा है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो उसकी प्राइस है वो उसके हाथ में नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो प्रोपराइटर के हाथ में नहीं होती है, मैन्युफैक्चरर के हाथ में नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। मार्केट डिसाइड करता है कि उसको कितना किस दाम पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकेगा। इट इज नॉट द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कैन ओनली सजेस्ट द प्राइस। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा। द मैन्युफैक्चरर or the owner of the company just can suggest a price. The final price is decided by the person, is decided by the buyers who are present in the market. तो आप प्राइस को टच नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। What you can change is you can change the cost. आप कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं। और ये किस तरह चेंज कर सकते हैं? हाउ यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट? बिकॉज बिजनेस जो है वो वोलेटाइल है। बिजनेस में आज ग्रोथ हो सकती है, कल को एक स्टैग्नेशन पॉइंट आएगा, सेल आपकी रुक जाएंगी एक लेवल पे आकर के। उसके बाद हो सकता है आने वाले समय में वो सेल गिरे। अब इन सिचुएशंस में आपकी कॉस्ट आप किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि प्राइस भी चेंज होगी विद द चेंज इन द सेल्स लेवल। तो इस वजह से आप किस तरह से अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपके रिटर्न्स सुनिश्चित रहें। तो कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करना है, किस तरह कॉस्ट को हम लोगों को मैनेज करना है, ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये 3 एरियाज हैं, तीनों अलग अलग चीजों को कैटर करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैटर करता है कि किस तरह हम अपनी बुक्स को मेंटेन करें, किस तरह ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, और हम कैसे हम ये पता करें कि कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें फाइनेंसेस को किस तरह हमें लगाना है पैसा सही जगह पे सही टाइम पे, ये हमें बताता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को मैनेज करने के बारे में हमें टेक्निक्स बताती है। तो ये तीनों चीजें जो है फाइनेंस की, ये तीनों एरियाज अपने अपने पार्ट को कवर करते हैं। और एक कंपनी के अंदर ये तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों चीजों से हट नहीं सकते।
अगर आप एक कंपनी में हैं तो इन तीनों चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक सिंपल डायग्राम है किस तरह हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। एक उस जिस बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग जर्नल कहते हैं, जिसमें हर दिन में चाहे वो 1 रुपए का ट्रांजैक्शन हो या 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो, वो इस जर्नल बुक में रिकॉर्ड होता है। उसके बाद उसको हम लोग पोस्टिंग करते हैं, जिसको हम लोग लेजर कहते हैं। और उस लेजर, जैसे हम लोग की पासबुक होती है वैसे ही लेजर होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट खर्चों के डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यूज के हम लोग अकाउंट खोलते हैं। और उसके बाद उन जो भी अकाउंट होते हैं उनको उनके जो बैलेंस आते हैं साल के अंत में, उसको हमें स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस। उसमें हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद एक वर्कशीट बनती है जिसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस मिस हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, उनको हम लोग एडजस्ट करते हैं। और लास्ट में हम लोग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर कंपनी, हर बिजनेस इंस्टीट्यूशन या हर तरह का बिजनेस बनाता है। वो है ट्रेडिंग इन प्रॉफिट अकाउंट और बैलेंस शीट। इन दोनों स्टेटमेंट्स का अपना अपना यूज है, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस है कि किस तरह से फाइनेंस को हम लोग मैनेज करते हैं। सबसे पहला जो काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ मनी। पैसा कहाँ से आएगा और इस पैसे को हम लोग कैसे यूज करेंगे, दैट इज व्हाट इज द यूटिलाइजेशन। एंड थर्ड वन इज कि हम लोग जो भी पैसा हम लोग यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम यूज हो, ऑप्टिमम यूज हो, जिससे कि मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही जगह पे सही टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट जो है वो है एलोकेशन ऑफ रिटर्न्स, कि एक बार हमने पैसा ले लिया, उस पैसे को इन्वेस्ट किया, उस पैसे से रिटर्न्स आए। अब ये जो रिटर्न्स आए इनको री इन्वेस्ट कैसे करें, कहाँ करें, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आज की डेट में आज आपने बैंक में पैसे जमा कर दिए 1 लाख रुपए, उस पर आपको मान लीजिए ब्याज मिला। अब इस ब्याज को कहाँ, क्या ब्याज को हम लोग यूज कर लेंगे? नो, दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो री इन्वेस्टेड। अब जब वो री इन्वेस्ट होगा तो इट विल ऑल्सो गिव रिटर्न्स। तो ये जो एक साइकिल है, दिस साइकिल कीप्स ऑन मूविंग एंड योर फाइनेंसेस कीप ऑन इंक्रीजिंग। दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पैसा आपका बढ़ता रहे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस चीज को कैटर करता है। एक डायग्राम है जिसमें हम लोगों ने ये दिखाने की कोशिश करी है कि कैश किस तरह से फ्लो करता है, हाउ द कैश फ्लोज। अब ये हम लोग अपने इंडिविजुअल सेंस में भी ले सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, कि हमको पॉकेट मनी मिला, दैट इज व्हाट इज बिगनिंग ऑफ द कैश। हम इसमें से जो हमें कस्टमर्स पे कर रहे हैं या जो हमको और लोगों हमने उधार दे रखे थे वो उधार हमारे पास वापस आ गए, तो ये हमारे पास टोटल कैश अवेलेबल हो गया एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब इसमें से अवेलेबल कैश में से हमको क्या हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, और जब एक्सपेंसेस हमारे कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल बी लेफ्ट, दैट विल बी द कैश व्हिच इज रिमेनिंग। अब इस कैश को अगर हमने उठा करके अपनी जेब में रखा रहा या हमने उठा के अपनी अलमीरा में रख दिया, तो दैट मनी विल नॉट गिव यू रिटर्न्स। हमें उस पर्टिकुलर कैश को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है या ऐसी जगह लगा देना है जहां से अगेन इट कीप्स ऑन। सो आई होप क्वेश्चन अभी मेरे से पूछ, कैन यू एक्सप्लेन privatization public limited company by government is helpful for the country as per finance perspective? प्राइवेटाइजेशन पब्लिक लिमिटेड कंपनी का क्यों किया जाता है? बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर प्राइवेटाइज्ड। नीलेश या आदित्य पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन। व्हाट इज द नीड फॉर privatizing public limited companies by government?
पहला रीजन तो ये है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करती है, क्योंकि आपको भी पता है कि प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट हैंड्स में जब भी कोई बिजनेस एंटिटी होती है तो जो प्राइवेट प्लेयर है ही इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हिज इन्वेस्टमेंट। वो एक एक रुपए का हिसाब रखता है और वो ये देखने की कोशिश करता है कि उसके हर एक रुपए से उसको रिटर्न जनरेट हो। तो पहली चीज तो ये है कि गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम करने के लिए और अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज दे स्टार्ट बिकमिंग प्रॉब्लम एरिया फॉर द गवर्नमेंट, उन कंपनीज की गवर्नमेंट उनको प्राइवेटाइज करती है। और प्राइवेटाइजेशन जो है इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं विच आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन, और उनका चलता रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट उनको प्राइवेटाइज करती है, और प्राइवेटाइजेशन से 100% इट इज बेनिफिशियल फॉर द country as a whole. So I will like to end here. I hope that in my next session I will be concentrating on which are more important for individual finance, personal finance के ऊपर हम लोग कल बात करेंगे कि कल को हमारे पास अगर सेविंग्स होती है तो कहाँ पे उस पर्टिकुलर सेविंग को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या रिस्क है, उनके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। वेरी मच फॉर